आई होप आप लोगों को ये जीएफ का फंडा समझ में आ गया होगा। अरे अरे, गलत सोच। मैं आपकी जीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका फंडा ना आप लोगों को कभी समझ में आया है और ना ही आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल गुरु की कक्षा। आज की इस वीडियो में हम लोग एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर का सेकेंड एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि प्रूव करेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है हमारा मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा था, जो कि ये प्रूव कर रहा था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट था डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें हम लोग एक लिक्विड में सॉलिड को मिक्स कर रहे थे। अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, दो गैसेस को मिक्स करेंगे। वो दो गैस हमारा कौन कौन सा होगा? पहला गैस होगा एयर और दूसरा गैस होगा हमारा ब्रोमीन वेपर। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो हमारा एयर है वो कलरलेस होता है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। बट ये जो ब्रोमीन वेपर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और इस लेक्चर के एंड में मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। वो सेकेंड पॉइंट क्या है? वो सेकेंड पॉइंट यह है कि जो हमारा ब्रोमीन वेपर होता है वो हेवियर होता है एज कंपेयर टू एयर। मतलब हमारा ब्रोमीन वेपर हेवी होता है और एयर जो रहता है वो लाइट होता है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम लोग मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इस डायग्राम में हम लोगों को दो जार चाहिए होगा, एक लोअर जार और एक अपर जार। लोअर जार में हम लोगों का फिल होगा ब्रोमीन वेपर। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था ब्रोमीन वेपर किस कलर का होता है। ब्रोमीन वेपर रेड ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ हम लोग ब्रोमीन वेपर भर देते हैं और अपर जार में हमारे पास होगा एयर, जो कि कैसा होता है? कलरलेस। एयर और ब्रोमीन वेपर को सेपरेट करते हुए एक स्टॉपर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि ब्रोमीन वेपर और एयर को मिक्स होने से बचा रहा है। तो जब हम लोग ये स्टॉपर को रिमूव कर देंगे तो हम लोग कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्रोमीन वेपर है जो कि रेड ब्राउन कलर का है वो पूरे जार में, अपर जार और लोअर जार दोनों में स्प्रेड हो जाता है। ब्रोमीन वेपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं अब आप लोगों को एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाता हूँ। इस एक्टिविटी को शो करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें मैंने ब्रोमीन वेपर यूज़ किया है वो रियल में ब्रोमीन वेपर नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन वेपर बहुत ही महंगा होता है और उतना मेरा बजट नहीं है, और ब्रोमीन वेपर बहुत ही डेंजरस गैस है। तो बस यहाँ पे मैंने एक येलो गैस का यूज़ किया है। तो आप लोग ध्यान से इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए कि किस तरह से दो गैस आपस में मिलते हैं।
तो चलिए अब हम लोग इसके पीछे का रीज़न समझने का कोशिश करते हैं। तो जो ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स होते हैं और जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इन दोनों गैसेस के पार्टिकल्स के कंटिन्यूसली मूव करने के कारण जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन के कारण ये जो गैस के पार्टिकल है वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ आप लोगों को एक पार्टिकल्स का कहानी बता रहा हूँ। अब क्या होगा, जब यह पार्टिकल सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा तो यहाँ पे दूसरा एयर का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दूसरा एयर का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दूसरा एयर का पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जब ये ब्रोमीन वेपर इस एयर के पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा। इस कोलिजन के कारण क्या होगा, फिर से ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, फिर से कोलिजन होगा और ये सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा। सेम ऊपर वाले केस में भी होगा। तो अब ये जो एयर का पार्टिकल यहाँ पे इस जार में दूसरा हमारे पास ब्रोमीन वेपर का ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जब ये एयर का पार्टिकल्स ये ब्रोमीन वेपर के मूविंग पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने के कारण क्या होगा, ये ब्रोमीन वेपर फिर से सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा। तो जब यह ब्रोमीन वेपर फिर से एयर के पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो क्या होगा, ये फिर से सभी डायरेक्शन में फैल जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने तो यहाँ भी आप लोगों को कुछ पार्टिकल्स के बारे में बताया। इस जार के अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो ये सभी डायरेक्शन में फैल जाएंगे, जिसके कारण ब्रोमीन वेपर और एयर एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने समझा उसी को बस हम लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोथ एयर एंड ब्रोमीन वेपर is made up of tiny moving particles. मतलब जो ब्रोमीन वेपर और एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द मूविंग particles of bromine vapor and air collide with each other and bounce about in all direction, due to which they get mixed uniformly। मतलब जब ब्रोमीन वेपर और एयर के मूविंग पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ये सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं, जिसके कारण ये कम्प्लीटली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। इस टॉपिक का एक कॉमन डाउट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, वो ये है कि तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो ब्रोमीन वेपर है सिर्फ वही अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है और एयर अपने प्लेस पे कांस्टेंट है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ एयर भी डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, जिसके कारण रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो दोनों गैस है वो आपस में बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो ब्रोमीन वेपर होता है वो हेवियर होता है एज कंपेयर टू एयर। और मैंने बोला था कि इस पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र इस लेक्चर की स्टार्टिंग से हो रहा था वो क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने पेश है। तो क्वेश्चन है, ब्रोमीन वेपर इज हेवियर देन एयर, इवन देन इट गोज अप अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मिक्सेस विथ एयर इन द अपर जार। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ब्रोमीन वेपर है वो तो एयर से हेवी होता है, लेकिन क्यों ये जो ब्रोमीन वेपर होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाकर एयर के साथ मिक्स होता है। इसके आंसर को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है।
तो आप लोगों में से बहुत कोई को पता होगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज़्यादा कुछ नहीं, एक फोर्स है जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका मास होता है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जैसे कि जब हम लोग इस रूबिक क्यूब को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो नीचे की ओर आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस रूबिक क्यूब को अपने ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बुला रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये जीएफ का फंडा समझ में आ गया होगा। अरे अरे गलत सोच, मैं आपकी जीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका फंडा ना आप लोगों को कभी समझ में आया है और ना ही आएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की। यहाँ जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम साइंस स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा, बस मजाक कर रहा था। तो अब आप लोगों से कोई भी पूछे क्या तुम्हारी जीएफ है, तो खुल के बोलिएगा हाँ है, मेरे भी है और हर ऑब्जेक्ट की है जिसके पास मास है। और वो जीएफ कौन है, वो जीएफ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। तो हम लोगों को पता है कि गैस के पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। तो जिस तरह से आप लोग पे जब मम्मी पापा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो आप लोग क्या करने लगते हैं, आप लोग शरारत करने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स भी शरारत करने लगते हैं जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो गैस के पार्टिकल क्या शरारत करते हैं, गैस के पार्टिकल यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। यहाँ वहाँ भागने लगते हैं मतलब क्या, ये मूवमेंट करने लगते हैं। और गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट करने के कारण क्या होता है, वो स्पीड गेन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब कोई भी बॉडी मूव करता है यानी स्पीड गेन कर लेता है तो वो क्या पोजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम डिनोट करता है मास को, वी डिनोट करता है स्पीड को। और यहाँ जो आप लोगों को हाफ दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे से क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब जिसका जितना ज़्यादा स्पीड होगा उसका उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ पे थे कि गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट करने के कारण वो स्पीड गेन कर लेता है। अब स्पीड गेन करने के कारण वो क्या पोजेस करने लगता है, काइनेटिक एनर्जी। सब खेल यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का ही है। इनिशियली क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ब्रोमीन वेपर का वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसके कारण क्या होता है, ब्रोमीन वेपर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींचने लगता है, अरे रुक 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 तू कहाँ जाएगा, पहले तू मुझे पार तो कर। लेकिन फाइनली जब गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत तेज़ी से और रेंडमली मूव करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा जब स्पीड बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे ये भी देखिए, जब स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा। ऐसा क्यों, तो हम लोगों ने अभी अभी देखा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम लोग स्पीड की जगह 2 किलोमीटर पर आवर रखेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए स्पीड बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। तो फाइनली जब ब्रोमीन वेपर का काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो ब्रोमीन वेपर होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। यहाँ इस ब्रोमीन वेपर को ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जोर लगा के रोक रहा है कि रुक जा, नहीं जाने देंगे। बट ब्रोमीन वेपर का काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा है कि वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर दे रहा है। सपोज करिए कि ये जो ब्रोमीन वेपर है उसका काइनेटिक एनर्जी है 10 किलोमीटर पर आवर, बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रोमीन वेपर को ऊपर जाने से रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ब्रोमीन वेपर का काइनेटिक एनर्जी यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कहानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट आंसर भी लिखा देता हूँ। तो इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन वेपर are moving with
high speed, due to which they have sufficient kinetic energy to overcome the force of gravity. आई होप आप लोगों को एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर का सेकेंड एक्सपेरिमेंट मिक्सिंग ऑफ टू गैस समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।